नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनोज वर्मा। पेश है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के दिन भर की कार्रवाई पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। सबसे पहले एक नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। नागालैंड में नागरिकों की मौत पर संसद के दोनों सदनों में सरकार ने खेद जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बयान, कहा घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित, 1 महीने के भीतर आएगी रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 लोकसभा से पारित। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गरीबों तक सस्ती दवाएं सुनिश्चित करने में सफल रही है सरकार। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस विधेयक 2021 लोकसभा में पेश। राज्यसभा से 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में गतिरोध जारी। राज्यसभा ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे बोले फैसला अलोकतांत्रिक। सदन के नेता पीयूष गोयल ने एक बार फिर कहा निलंबित सांसदों को मांगनी चाहिए माफी। विपक्ष के गतिरोध के कारण महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में तय चर्चा नहीं हो पाई शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। सदन दिन भर में पहले लोकसभा में हुई आज की कार्रवाई से जुड़ी खबरें। लोकसभा में आज शीतकालीन सत्र के छठे दिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 पे चर्चा हुई और उसे पारित किया गया। साथ ही सदन में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस विधेयक 2021 पेश किया गया। इसके अलावा सुबह प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, वित्त, संस्कृति और जनजातीय कार्य मंत्रालयों से जुड़े सवाल उठाए गए। संबंधित मंत्रियों ने जिनके जवाब दिए, कुछ अहम दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए और शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी कुछ मांगे भी सदन के सामने रखी। सुबह कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नागालैंड में फायरिंग की घटना में मारे गए लोगों को लेकर गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को ये जानकारी दी कि गृह मंत्री आज ही सदन में इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य देंगे और दोपहर बाद 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड की घटना पर सदन में अपना वक्तव्य दिया। घटना को लेकर अफसोस भी जाहिर किया। लोकसभा में आज पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में हुई घटना को लेकर सदन ने चिंता जताई गई। शनिवार 4 दिसंबर की शाम नागालैंड के मौन जिले में हुई फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत हो गई। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य की मांग करने लगा। प्रश्नकाल की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को यह सूचित किया कि दोपहर बाद गृह मंत्री इस मुद्दे पर सदन में अपना वक्तव्य देंगे। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कई सदस्यों को मामले पर अपनी बात रखने का मौका दिया। कुछ विपक्षी सांसदों ने पूर्वोत्तर राज्यों से अफसपा हटाने की मांग की तो कुछ ने मृतकों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। दिन में 3 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर सरकार का पक्ष रखा। सबसे पहले अपनी बात रखते हुए एनडीपीपी के सदस्य टोकेहो येपेथोमी ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। And the learn of the law should be enforced under commander of 21 paratroopers and
and Okay. the constables. आपने And then stern action should be taken. And lastly, sir, through you, I want to appeal. State government have given ex gratia to 5 lakhs to all the slayings and the injuries. But since 21 paramilitary belongs to the the control of the central government, adequate compensation should be given to those disaster families. इसके बाद मामले पर अपनी बात रखते हुए असम से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि गलत खुफिया जानकारी के आधार पर निर्दोष नागरिकों का मारा जाना अत्यंत निंदनीय है। Indian civilians, sir, the death of Indian civilians on the basis of inaccurate intelligence inputs is highly condemnable. The question on everyone's mind is that how come a group of unarmed civilians, unarmed laborers could not be distinguished from hardcore militants? How could a group of unarmed civilians not be detained and arrested instead of being shot at? And therefore, I request the Union Home Minister and the Union Defense Minister, because it is a paramilitary group, both ministers should give their statement and the central government should announce an ex gratia to the families of the deceased. लोकसभा में आज कई अन्य पार्टियों के सांसदों ने भी अपनी राय रखी। जनता दल यूनाइटेड की ओर से इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार लगातार शांति बहाली के प्रयास कर रही है। ऐसे में यह घटना उस कोशिश को धक्का है। सरकार का प्रयास है पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति स्थापित करने का, शांति का प्रयास भी सरकार कर रही है। और वैसी परिस्थिति में गलत पहचान के आधार पर अगर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या अपने सेना के द्वारा या जो पारामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके द्वारा अगर होती है तो शांति के प्रयास को भी धक्का लगता है और वहाँ के लोगों में अविश्वास पैदा होता है। दोपहर बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में नागालैंड में हुई घटना को लेकर वक्तव्य दिया। 3 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तब गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से दिए गए अपने वक्तव्य में बताया कि आखिर ये घटना कैसे घटी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात
दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई। सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। शीतकालीन सत्र के छठे दिन आज लोकसभा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 पे चर्चा हुई और उसे पारित किया गया। चर्चा में पक्ष विपक्ष के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान और मानकों के रखरखाव के विकास को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक के तहत संस्थानों के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक परिषद का प्रावधान है। बिल प्रत्येक संस्थान के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्यों की संख्या को घटाकर 12 कर देगा। बोर्ड की अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद या पेशेवर करेंगे। देश में फार्मा सेक्टर में रिसर्च करने वाली महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है। वर्तमान समय में पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, आज बढ़ के उसकी संख्या 7 हो गई है और एक फार्मा सेक्टर में रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया था। बिल चालू हो गया है। नेशनल इम्पोर्टेंस का रिकॉर्ड में नहीं आया। आप बोलिए मंत्री जी। दर्जा दिया गया था। तो नेशनल इम्पोर्टेंस सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लागू हो, इस दृष्टि से फार्मा सेक्टर में और कंट्रीब्यूशन कर सके, रिसर्च हो, अदर टाइप के एजुकेशन कोर्सेज भी स्थापित हो सके, इस उद्देश्य के साथ ये बिल लाया गया है। और ये 2-3 अमेंडमेंट करके जो हमारी आईआईटी जैसे अलग अलग नेशनल इम्पोर्टेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके बराबरी का दर्जा सभी नाइपर इंस्टीट्यूट को मिले, इस उद्देश्य के साथ अमेंडमेंट लाया गया है। सदन उसके पर विचार करे। The bill also proposes that the council should meet once in a year. However, to nurture the growth and development of the institute of the national importance, the council should meet more than once in a year. 1 year time is too long, too big a time. Meeting of the council should be held once in every 4 or 6 months. But what is very imminent, the government, through the proposed amendment, is trying to make cosmetic sense of the institutes. However, there is not much of an effort to create more opportunities for work in pharmaceutical research. In a country like ours, with a huge population and not so good healthcare facilities available to its citizens, there is huge need for research and development in health-related sector. This time, we should not miss the bus as far as the pharmaceutical industry is concerned. And we are hopefully headed in the right direction. We need to pass certain laws, amend certain laws, so that we also come up with the changing world. Mr. Speaker, sir, as per the India ratings and research, the Indian pharmaceutical market has grown by almost 18% in the last financial year, which is phenomenal during the time of COVID, which nobody thought of. आइए इस विधेयक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, यह सुनते हैं। एक जनौषधि मतलब जेनरिक मेडिसिन लोगों को मिलनी चाहिए। हम सरकार में 2014 में, तो उस वक्त 6 साल हो चुका था। केवल 103 स्टोर था और वहाँ 300 से कम टाइप की मेडिसिन मिलती थी और जो स्टोर था एक के बाद वो बंद हो रहा था। बाद में मोदी जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी, मैं MOS हुआ करता था
और मोदी जी ने को मैं मिलने गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि सेवा का कार्य है और करना चाहिए और रुचि लेके करो। तो मैं एमओएस हुआ करता था, मेरे पास और कोई ज़्यादा काम नहीं था, तो एक काम में मैं लगा क्योंकि एक गरीबों का काम था। मेडिसिन आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देना एक बात होती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के डायग्नोसिस करना एक बात होती है। निदान हो गया, 100 रुपीज़ फी दे दी, लेकिन जब मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं तो मेडिसिन बहुत महंगी होती है, कैंसर की मेडिसिन, और आज तो हैबिचुअल डिसीज़ बढ़ रहा है। क्या है, डायबिटिक है, परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्या है, बीपी है, परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। कैंसर पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। कार्डियक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये सब डिसीज़ में गरीब हो या अमीर हो, कोई बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती है। अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है। जब अमीर के यहाँ आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, सारवार हो जाती है। लेकिन जब कोई गरीब के यहाँ कोई ऐसी हैबिचुअल बीमारी आ जाती है तो परमानेंट 2-3 हज़ार रुपीज़ उसका मेडिसिन में चला जाता है, और उसमें उसके बच्चे की पढ़ाई हो जाती है, उसमें उसका घर का गुजरान चल जाता है। तो उसको सस्ती दवाइयाँ मिले, उसके लिए काम करना चाहिए। मोदी जी ने मुझे मार्गदर्शित किया, मैंने वो काम उठाया। आज मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही। 8,500 देश में जन औषधि स्टोर है, 1400 से अधिक टाइप की मेडिसिन वहाँ उपलब्ध हो रही है, और 1400 से ज़्यादा और 56 से ज़्यादा मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हो रहा है। पर डे 10 से 15 लाख लोग जन औषधि स्टोर पर मेडिसिन लेने जाते हैं। हमने ये किया है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोकसभा में एक और विधेयक पेश किया गया। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ विधेयक 2021 विधेयक सदन में लाया गया। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने विधेयक पेश किया। I move for a leave to introduce a bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. फिलहाल समय एक ब्रेक का है। अब बात राज्यसभा में आज की कार्रवाई की। शुरुआत करेंगे नागालैंड की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नागालैंड की घटना पर पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में अपना बयान दिया। गृह मंत्री ने नागालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलाबारी से 14 लोगों की मौत की घटना पर खेद जताया और कहा कि इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो। राज्यसभा में अपने बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार स्थिति पर गहराई से नजर रख रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। तिजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त घटना के पश्चात 5/12 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोहन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के भवनों में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ से तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच
उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र स्थिति सामान्य बहाल हो। यह निर्णय लिया गया कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य अधिकारियों को एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करती है। राज्यसभा में आज विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अल्पकालिक चर्चा नहीं हो पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष का व्यवहार लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि चर्चा का विषय खुद विपक्षी सदस्यों ने ही तय किया था और अब जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष इससे भाग रहा है। Talking about democracy, they asked for it and we have agreed. Should they be discussing it? Isn't that democracy? Isn't that the spirit of this house? And often we are accused that the government is running away from debate. We are not running away from debate. We want the debate. We want to discuss price rise. We've agreed to discuss. But you're seeing this, sir. You're seeing this. It's a complete hypocrisy of the opposition. बार बार अवरोध और चर्चा शुरू नहीं होने पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष का अवरोध लोकतंत्र की गरिमा पर चोट है। But the Congress governments have not yet reduced the state VAT that they charge. This is the duplicity of the Congress that is being exposed by their behavior. They know that they are in the dock. They know that they are responsible for this situation, particularly on petroleum prices. And to cover up their inaction, to cover up their inability to serve the people, to care for the people, to reduce taxes on the people. This is their cover-up operation. Mr. Chairman, sir, the nation is watching this behavior and I am sure the nation will give a befitting reply to the opposition. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सदन से 12 सदस्यों का निलंबन असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। उन्होंने इसे फौरन वापस लेने की मांग की। मैं प्रारंभ में ही अपना अपील कर रहा था कि हमारे जो 12 लोग सस्पेंड हो गए हैं वो सदन के बाहर बैठे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। माननीय खड़गे जी, द मैटर इज अबाउट शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। सर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। 1 मिनट सर, तो वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें। आई एम रेडी टू डिस्कस, यू रिवोक द सस्पेंशन। आई एम रिक्वेस्टिंग If the house comes in order, we can start the short duration discussion. Honorable members, we can start the short duration discussion on petroleum and price rise, which is an important aspect of the country. शीतकालीन सत्र के छठे दिन भी राज्यसभा में 12 निलंबित सदस्यों को लेकर गतिरोध जारी रहा। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्य निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अवरोध के बीच ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने पहले वृंदा कारत के इस्तीफे से सदन को अवगत कराया।
I had received a letter dated 2nd December 2021 from Dr. Banda Prakash, member representing the state of Telangana, resigning his seat in the Rajya Sabha with effect from the 4th of December 2021. He called on me, I discussed with him, he does it voluntarily, so I have accepted it, his resignation from the said date. सभापति नायडू ने सोमवार को सदस्यों को खराब स्वास्थ्य के आधार पर सदस्य महेंद्र प्रसाद के अवकाश अनुरोध से अवगत कराया। नियमों के अनुसार कोई सदस्य जो बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए उच्च सदन की अनुमति प्राप्त करना चाहता है, वह सभापति को लिखित रूप में आवेदन करेगा, जिसमें वह अवधि बताएगी जिसके लिए उसे परिषद की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है। Honorable members, I have to inform the members that I have received a letter from Sri Ramnath Thakur, member, leader of the JDU party in the Rajya Sabha, stating Dr. Mahendra Prasad is admitted in Apollo Hospital, New Delhi, and is undergoing treatment there. He is not in a position to sign the leave application and is unable to attend the entire sittings of the current 255th session of the Rajya Sabha. Sri Ramnath Thakur has therefore requested that leave of absence may be granted to Dr. Mahendra Prasad, member, on medical ground from 29th November to 23rd December for the current 255th session of the Rajya Sabha. Does Mahendra Prasad have the permission of the House for remaining absent from 29th November to 23rd December for the ongoing 255th session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. निलंबित सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग और विपक्षी सदस्यों के अवरोध के राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर बाद भी नहीं चल पाई। 4 बार के स्थगन के बाद दोपहर 4 बजे जब सदन बैठी, तब विपक्ष के अवरोध के बीच ही गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड की घटना पर सदन में बयान दिया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई। सदन में जारी अवरोध को देखते हुए करीब 4:10 पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। अपनी सीट पर जाएं। आप सभी सुबह में इस विषय पर बयान चाहते थे, अपनी सीट पर जाएं। आपने क्लेरिफिकेशन के लिए नाम दिया है, प्लीज सीट पर जाएं। अगर इस पर बहस नहीं चाहते हैं तो एसडीडी पर बहस के लिए आपको हम नाम पुकारें। प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं, वेल में खड़े ना हो। प्रोफेसर मनोज कुमार झा कृपया बेल से जाएं। आपने क्लेरिफिकेशन के लिए नाम दिया है, प्रोफेसर मनोज कुमार झा। आप क्लेरिफिकेशन भी नहीं चाहते, एसडीडी पर बहस भी नहीं चाहते। Stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 7th December 2021. तो आज सदन दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।